हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो साइंस की सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें पहला लेक्चर हम कंप्लीट करने वाले हैं सेल। बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते ही मिलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल से रिलेटेड फ्रेंड्स हम 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और सारे ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेटेस्ट अभी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या तो फिर यही पैटर्न जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर फ्रेंड्स आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं या फिर आपने इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है तो आपसे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से नहीं लगेंगे। तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि पहले आप अच्छे से पढ़ें, इस टॉपिक को कंप्लीट करें, उसके बाद ये टेस्ट लगाएं। ओके, आप मेरा कोर्स ले सकते हैं साइंस का, जिसमें मैंने डिटेल में आपको हर एक टॉपिक साइंस का पढ़ाया है। मात्र 199 रुपये का साइंस का कोर्स है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैंने तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए हैं। क्लास नोट्स के साथ में मॉक टेस्ट भी दिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए उसके अंदर। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है उस चीज़ का, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर कोर्स में सेल वाला टॉपिक आपने अच्छे से कंप्लीट किया है तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में लगेंगे आपसे। तो बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेल डिवीजन में कौन सा फेज सबसे पहले आता है? तो फ्रेंड्स, सेल डिवीजन हमने अच्छे से डिस्कस किया था। सेल डिवीजन जो होता है फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन, वो बेसिकली दो टाइप से होता है। एक होता है असूत्री कोशिका विभाजन, अमाइटोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन की बात करें हम तो ये दो फेज में कंप्लीट होती है। एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है फॉर्मूला स्टेट, मतलब सूत्री विभाजन। और यही फॉर्मूला स्टेट जो है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमको 4 फेज देखने को मिलते हैं जिसकी अभी क्वेश्चन में बात हो रही है। कैरियोकाइनेसिस वो एक स्टेप होती है जहां पर जो न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें एक सेल के अंदर हमको दो न्यूक्लियस का निर्माण मतलब फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। और कैरियोकाइनेसिस जो प्रोसेस होती है ये 4 अवस्था मतलब 4 फेज में पूरी होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले कौन सा होता है? प्रोफेज होता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था। सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है ये प्रोफेज, जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमको झुंड में दिखाई देते हैं। इन क्रोमोसोम को गिना या पढ़ा नहीं जा सकता। सेंट्रियोल जो होते हैं वो पोल की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो ये होता है प्रोफेज के अंदर। माइटोसिस सेल डिवीजन का ये पहला फेज होता है प्रोफेज। इसके बाद फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है और फिर टेलोफेज आता है। टेलोफेज में हमको एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग एनिमल सेल जो होती है, जंतु कोशिका, उसमें मौजूद नहीं होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए राइबोसोम लिखा हुआ है, प्लास्टिड, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल होती है उसमें प्लास्टिड जो होता है वो हमको नहीं देखने को मिलता है। प्लास्टिड केवल पौधों की सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट सेल जो होती है ना उनमें पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। और ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है जिससे प्लांट जो होते हैं वो अपने खाना मतलब अपना भोजन का निर्माण करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लास्टिड्स। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये फ्रेंड्स एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स के ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लास्टिड बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है। जो सेल होती है फ्रेंड्स, जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य के भी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। उसी तरीके से सेल जो होती है, सेल के भी अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है ना, उसी में बात हो रही है कि कौन सा इनमें से सेल का अंग नहीं है, तो प्लास्टिड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लांट सेल में एक बड़ी केंद्रीय मतलब सेंट्रल होती है जबकि एनिमल सेल में अनेक छोटी छोटी होती हैं। यहाँ पर हमको फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स जो वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है, वो प्लांट सेल में हमको एक बड़ी सेंट्रल हमको देखने को मिलती है, लार्ज देखने को मिलती है, जबकि एनिमल सेल में हमको छोटे छोटे वैक्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं, रिक्तिकाएं जो है वो देखने को मिलती है। प्लांट सेल में जो एक बड़ी हमको सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है वो वाटर, न्यूट्रिएंट्स और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम करती है। इसके अलावा ये जो वैक्यूल होती है, रिक्तिकाएं होती है, ये सेल के आकार को बनाए रखने में हेल्प करती है। एनिमल सेल्स में मतलब जंतु कोशिकाओं में स्मॉल वैक्यूल्स मतलब छोटे छोटी रिक्तिकाएं जो है वो देखने को मिलती है। जो छोटे पोषक तत्व जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्टोर मतलब संग्रहित करने का काम करती है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, एनिमल सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है जबकि जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में हमको बहुत सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स जो है
वो देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी दे रखा है हमको, ऑर्गन दे रखे हैं और उससे रिलेटेड फंक्शंस हमको दे रखे हैं, तो उनको आपस में हमको कनेक्ट करना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, इनका काम क्या होता है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। प्लांट सेल, एनिमल सेल जो होती है ना, इन्हीं में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमको ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा बनती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। जो श्वसन प्रोसेस होता है ना, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, ये हमारे सेल के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल होते हैं। एक होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन और होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है और ये कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में। अब हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे कार्ब्स हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा अणु ग्लूकोज, तो वो जो ग्लूकोज होता है उसका हम देखते हैं आंशिक विघटन जो होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और वहां पर देखिए आंशिक विघटन होने के बाद में वो पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। फिर ये पायरुविक अम्ल जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंट में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जिससे 36 एटीपी ऊर्जा जो है वो रिलीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हो गया, एनर्जी क्रिएशन का, ऊर्जा निर्माण का। ये भी दिमाग में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में किस तरीके का रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो पहले का तो डी हो गया। दूसरे की बात करते हैं हम राइबोसोम की। राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, राइबोसोम जो होता है ना, ये हमारी सेल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाया जाता है। हमारे सेल के स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें हमको राइबोसोम जो है वो देखने को मिलता है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है। प्रोटीन बनाने में ये सहायता करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है और कोशिका का इंजन भी कहते हैं इसको। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन अणु मतलब मॉलिक्यूल बनाने की एक प्रोसेस होती है। राइबोसोम भी दो टाइप का होता है, एक 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम जो होता है ना, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है, मतलब ह्यूमंस में पाया जाता है 80S राइबोसोम। जबकि 70S राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, मतलब जीवाणु वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनमें पाया जाता है। आजकल ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है। तो राइबोसोम का काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस का हो गया, ये हमारा ए वाला। तो सेकंड जो है वो ए से कनेक्ट हो गया। तीसरा आता है हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक। तो केंद्रक, न्यूक्लियस आपको पता ही है कि एनिमल सेल का सबसे बड़ा भाग होता है केंद्रक। इस न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड जो है वो पाया जाता है। जो सेल की सभी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। इसे सेल का मैनेजर भी कहते हैं और सेल का जो ब्रेन होता है वो भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ जेनेटिक हब भी केंद्रक को कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो देखने को मिलते हैं। डीएनए जो होता है वो कहाँ पर होता है, केंद्रक में ही तो होता है। केंद्रक के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उन क्रोमोसोम में ही तो हमको डीएनए जो है वो देखने को मिलता है, इसीलिए जेनेटिक हब भी कहा जाता है न्यूक्लियस को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीसरा जो होगा वो कनेक्ट होगा हमारा सीधे सीधे बी से। रेगुलेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, कोशिका की सभी गतिविधि को नियंत्रित करने का काम जो करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस केंद्रक करता है। चौथा आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ना, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको। आत्महत्या की थैली कहा जाता है या फिर परमाणु बम भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोशिका में जो टूटे फूटे अंग होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहते हैं, लाइसोसोम को। इसी के साथ साथ में ये क्या करता है, सेल का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को। तो कोशिका का पाचन तंत्र किसे बोला गया, लाइसोसोम। तो यहाँ पर कनेक्ट होगा हमारा फोर्थ वाला सी से। तो आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़े, उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको साइंस के कोर्स के बारे में अभी तक नहीं पता है। तो फ्रेंड्स, साइंस पर मैंने एक डेडिकेटेड कोर्स आपको प्रोवाइड किया है, विज्ञान का समाधान। 199 रुपीज़ का कोर्स है ये, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैंने आपको टू द पॉइंट इसमें पढ़ाया हुआ है। वही चीज़ें हमने डिस्कस करी है जो कि एग्जाम रिलेवेंट है, एग्जाम में पूछी जा रही है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एनिमेशन के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, कॉन्सेप्चुअल और ट्रिक के माध्यम से भी हमने याद किया है। काफ़ी बच्चों ने इसके अंदर एनरोल भी किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। मात्र 199 रुपये में कोर्स अवेलेबल है ये। कहाँ से आप इसको ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको साइंस का कोर्स मिल जाएगा।
तो आगे फ्रेंड्स इस सीरीज़ में हम 700 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बेटर होगा कि आप अगर ये कोर्स ले लेंगे तो आपको क्वेश्चंस लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने कोर्स के अंदर भी लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए हैं। उसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चंस भी आप लगा लेते हैं तो साइंस से क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में 100% आपका सही होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोर्स के अंदर अभी तक एनरोल नहीं किया है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। इनमें से कौन मानव शरीर ह्यूमंस की सबसे बड़ी कोशिका मतलब सेल हैं? तो फ्रेंड्स कौन सी है? ओवम। ओवम मतलब डिम्ब। ओवम जो होती है फ्रेंड्स ये एक प्रकार की एग सेल होती हैं, अंडा सेल होती हैं, जो कि प्रोड्यूस होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। डिम्ब ओवम जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है, जिसका अगर हम डायमीटर देखें तो लगभग 0.12 मिलीमीटर होता है। डिम्ब का मुख्य कार्य जो होता है वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में ही होता है। ये मेल स्पर्म के साथ में मिलकर फर्टिलाइजेशन का काम करता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने का काम करता है। ओवम डिम्ब का फॉर्मेशन जो है ये अंडाशय मतलब ओवरी में होता है। फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके दौरान ये एक ओवम जो है ये ओवरी से निकलता है और फेलोपियन ट्यूब मतलब एक प्रकार की ट्यूब होती है उसमें इंटर कर जाता है। ओवम की जो लाइफ साइकिल होती है, डिम्ब की जो लाइफ साइकिल होती है लगभग 24 घंटे की होती है। इस टाइम पीरियड में अगर ये फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी डेथ हो जाती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो सेल होती है वो कौन सी होती है? डिम्ब होती है, ओवम। बी आंसर। ये सब हमने कोर्स के अंदर अच्छे से डिस्कस किया है, एक एक छोटी छोटी चीज़ों को हमने बारीकी से समझा है। तो जिन जिन बच्चों ने विज्ञान का समाधान कोर्स ले रखा है उनको तो मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे लग रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स नहीं लिया है आप ले सकते हो कोर्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या केवल प्लांट सेल्स में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स प्लांट सेल में सेल वॉल जो है वो पाया जाता है और केवल सिर्फ प्लांट सेल में ही ये पाया जाता है। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। देखिए प्लांट सेल की जो आउटर शेल होती है ना, सबसे आउटर वाला भाग होता है ना, वो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो सबसे उसका आउटर शेल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है, कोशिका झिल्ली की होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है केवल पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल्स में पाया जाता है तो सेल वॉल पाया जाता है। सेल वॉल प्लांट, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब की बाहरी सतह होती हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ध्यान रखिएगा, प्लांट की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है। फंगस कवक जो होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है ना वो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन की बनी होती है, जिसे पैक्टिन भी बोलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनिमल सेल का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? अभी डिस्कस किया हमने, एनिमल सेल जो होती है उसका सबसे भारी आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन का। प्लांट सेल का सबसे भारी आवरण जो होता है, भारी सतह जो होती है वो सेल वॉल की होती है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन आता है, सेल के किस घटक में सेल का आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए वो होता है? तो डीएनए जो है ये कहाँ पर पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेल का जो न्यूक्लियस केंद्रक होता है उसमें ही डीएनए जो है वो उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। मदर का डीएनए जो है वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और मेनली जो डीएनए है ये न्यूक्लियस के अंदर हमको देखने को मिलता है, केंद्रक के अंदर। केंद्रक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं और इन्हीं में डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उपस्थित होते हैं। डीएनए की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, उसे क्या बोला जाता है? जीन कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस में। बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कोशिका का एक प्रमुख भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स सेल जो होती है, देखिए अगर इसके प्रमुख भाग अगर हम बात करें तो 3 होते हैं बेसिकली, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ये तीनों पार्ट जो होते हैं ये सेल के फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट्स में आते हैं। जो वैक्यूल होता है, रिक्तिका होती है, ये सेल का वो ऑर्गेनल होता है जो कि प्लांट्स में अधिकतर हमको देखने को मिलता है। वैक्यूल का काम क्या होता है? वाटर, मिनरल्स या फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनका स्टोरेज करके रखना। रिक्तिका, वैक्यूल हर कोशिका में नहीं पाई जाती हैं, ये मुख्यतः पौधों में पाई जाती हैं। जानवरों में बहुत छोटी छोटी वैक्यूल मतलब रिक्तिका जो है वो उपस्थित होती है, जबकि जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल के सभी कार्यों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। वैक्यूल का जो काम होता है वो कुछ हद तक ही सहायक होता है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कोशिका का नियंत्रण करता है,
उसी में डीएनए होता है जहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो संग्रहित होती है। वहीं साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है सेल के अंदर, जिसमें कोशिका के सभी अंग जो होते हैं, ऑर्गेनल होते हैं, वो तैरते रहते हैं। और जो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है सेल के अंदर वो इसी के माध्यम से होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये सेल की सबसे भारी सीमा होती है और कोशिका मतलब सेल के अंदर और बाहर के वातावरण को कंट्रोल करने का काम करती हैं। तो ये तीनों सेल के प्रमुख अंग हैं। रिक्तिका वैक्यूल जो है वो प्रमुख अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सेल के अंदर न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो मौजूद जेली जैसा एक पदार्थ हमको देखने को मिलता है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। सेल में हमको जितने भी ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं वो सभी इसी पर तैरते रहते हैं। किस पर? साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य पर। और इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये जल और नमक से मिलकर बना होता है। इसमें ज़्यादातर मात्रा जो होती है वो वाटर की होती है, पानी की होती है। बेसिकली ये कोशिका को ह्यूमिडिटी मतलब नमी प्रदान करता है और जो भी मिनरल्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। हमको सेल के अंदर दो तरीके के रेस्पिरेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है अवायुवीय श्वसन वो साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होता है, जहां पर 2 एटीपी एनर्जी जो है उसका फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, केंद्रक पदार्थ जो होता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, मतलब उसके बिना होता है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, दो तरीके की सेल हमको देखने को मिलती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने डिस्कस किया था कि इस सेल में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसका स्पष्ट विभाजन मतलब उसका डिवीजन नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, आर्किया हो गए, ये इसके एग्जाम्पल हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के। वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो हमको देखने को मिलती हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हमको छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं। अगर देखेंगे आप फ्रेंड्स तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमको न्यूक्लियर मटेरियल देखने को मिलता है, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं उसको हम। तो साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो होता है, न्यूक्लियर मटेरियल, उनके बीच में जो पदार्थों का मटेरियल का आदान प्रदान होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं देखने को मिलती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेल का वह अंग, वो भाग कौन सा होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखता है? तो जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहते हैं न्यूक्लियस में, नाभिक में रहते हैं। जो सेल का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसी में जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर रहते हैं। डीएनए जो है वो हमको न्यूक्लियस में ही देखने को मिलता है। ये डीएनए सेल के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है और अगली पीढ़ी जो होती है उसमें जेनेटिक ट्रेड्स को पास करने का काम करता है, अनुवांशिक लक्षणों को पास करने का काम करता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस होता है उसी में जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर रहते हैं। इनमें से कौन सा अंग प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है? तो सेल स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था राइबोसोम को। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण करने का काम जो होता है वो किसका होता है? राइबोसोम का होता है। ये आरएनए को पढ़ता है और अमीनो एसिड को जोड़कर श्रृंखला बनाकर प्रोटीन निर्माण करने का काम करता है। अब देखिए, प्रोटीन का निर्माण होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन जो होता है ये सेल और जो टिश्यू की जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको बनाए रखने में बहुत मदद करते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं। तो जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उसको स्पीड अप करने का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। तो इसीलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो भी क्या होती है? प्रोटीन ही होती है। शरीर को जो रोगाणु होते हैं, रोग जो होते हैं, उससे बचाने में हमको मदद करती है एंटीबॉडी। तो प्रोटीन फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी। इसके अलावा प्रोटीन जो होता है वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल जो होते हैं और सेल और टिश्यू के बीच में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करने में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट प्रदान करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कि एक्टिन प्रोटीन हो गया, मायोसिन प्रोटीन हो गया, ये क्या करते हैं? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और उसे मूवमेंट प्रदान करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन संश्लेषण का काम जो है वो कौन करता है? राइबोसोम करता है।
देखिए सेल स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस भी किया था कि राइबोसोम जो होता है ये किस में स्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम जो होता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, आरईआर में पाया जाता है ये। इसी वजह से आरईआर को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। आगे कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने, उसमें भी डिस्कस करेंगे इसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो मुख्यतः किससे बनी होती है? देखिए सबसे पहली चीज तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में अगर हम सबसे मेजर डिफरेंस देखें तो सिर्फ प्लांट सेल में ही हमको सेल वॉल देखने को मिलती है। एनिमल सेल्स के अंदर हमको सेल वॉल नहीं देखने को मिलती है। जो भारी सरफेस होती है वो स्टार्ट होती है सेल मेम्ब्रेन से, जबकि प्लांट सेल में हमको भारी सरफेस जो है वो देखने को मिलती है सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। ठीक है, और ये कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है मुख्यतः सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। यहाँ पर सी आंसर होगा, यही पूछा जा रहा है। सेलुलोज की बात करें फ्रेंड्स तो एक ये बहुत ही कठोर पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, जो कि पौधों प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चर और उसको सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पर सेलुलोज बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सेल ऑर्गेनल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं होती है? तो फ्रेंड्स सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये वो कोशिका का अंग होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस जो है मतलब रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोशिका के मतलब सेल के लिए जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका उत्पादन का काम होता है। ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमको देखने को मिलती है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम जब खाना खाते हैं तो खाने के थ्रू हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट बॉडी में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल अणु जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और इसका रिजल्ट जो आता है वो हमको देखने को मिलता है एटीपी ऊर्जा के फॉर्म में, मतलब एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और ये प्रोसेस कंप्लीट कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोसिस से प्राप्त जो पारुइक अम्ल हमको मिलता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसी के साथ में 36 एटीपी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर हमको 38 एटीपी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। 2 एटीपी ऊर्जा जो है वो हमको साइटोप्लाज्म में प्राप्त होती हैं, वहीं 36 एटीपी ऊर्जा जो है वो हमको माइटोकॉन्ड्रिया में प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सेल का वो ऑर्गन कौन सा है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है हमको देखने को मिलती है? तो कहाँ पर देखने को मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एक यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसका 2 डॉटर सेल में विभाजन क्या कहलाता है? तो ये होता है फ्रेंड्स साइटोकाइनेसिस में। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसकी 2 स्टेज होती है। एक होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर हमको 4 स्टेप देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पर कैरियोकाइनेसिस में फ्रेंड्स हमको 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता हुआ नहीं दिखता है। इसमें एक सेल के अंदर हमको 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है आखिरी स्टेज में, जो कि है टेलोफेज। उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन का सबसे एंड का प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस, और ये फाइनल स्टेज होती है जिसमें कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, वो 2 भागों में विभाजित हो जाती है और एक सेल से हमको उसके 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म का 2 डॉटर सेल में विभाजन किस में होता है? साइटोकाइनेसिस में होता है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसको हमने बहुत अच्छे से सेल डिवीजन में डिस्कस भी किया था। अगर आपने सेल वाला लेक्चर देखा होगा कोर्स के अंदर तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, देखिए ये एक सेल ऑर्गेनल है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से हमको एटीपी ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है और ये केवल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, इनमें हमको ये माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, चूंकि वहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर जीवाणु मतलब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल तंतु का फॉर्मेशन जो है वो किस ऑर्गेनल के द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेंट्रोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल है जो कि एनिमल सेल्स में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब क्या करता है ये सेंट्रोसोम जो होता है ना, ये क्रोमोसोम को विभाजित मतलब डिवाइड करने में मदद करता है। देखिए सेंट्रोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो इसके अंदर हमको 2 सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। हर एक सेंट्रियोल जो होता है वो सिलेंडर के शेप का होता है और माइक्रोट्यूबुलस से बना हुआ होता है। अब होता क्या है, सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रोसोम जो होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन ले लो चाहे आप मियोसिस सेल डिवीजन ले लो, उस दौरान सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या करता है फ्रेंड्स, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। और ये स्पिंडल फाइबर जो होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, उनको विभाजित करने में मदद करता है। यहाँ पर ध्यान देना, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है मतलब इंटरफेज में है, तब वहां पर सेंट्रोसोम जो होता है ना वो एक ही होता है। जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है कोशिका विभाजन की तैयारी के दौरान, वहां पर सेंट्रोसोम जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है जो कि क्रोमोसोम को डिवाइड करने का मतलब विभाजित करने का काम करता है। तो यहाँ पर कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस ऑर्गेनल के द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रोसोम के द्वारा किया जाता है। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस सेल ऑर्गेनल में लिपिड का फॉर्मेशन मतलब लिपिड सिंथेसिस देखने को मिलता है। लिपिड सिंथेसिस की बात हो रही है, लिपिड का संश्लेषण की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स वास्तव में ये फैट के निर्माण से संबंधित हैं, फैट फॉर्मेशन से संबंधित हैं। और हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ा था तब उसमें हमने बात करी थी कि ये 2 टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या स्थित होता है, राइबोसोम होता है। तो प्रोटीन निर्माण का काम किसमें होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। और बचा हुआ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एसीआर होता है, उसका काम क्या होता है, फैट फॉर्मेशन मतलब फैट निर्माण करने का काम होता है। इसीलिए एसीआर को फैट फैक्ट्री भी कहते हैं हम। तो अब आप क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें लिपिड सिंथेसिस जो है वो देखने को मिलता है। तो लिपिड सिंथेसिस ये हमको देखने को मिलता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, मतलब फैट का फॉर्मेशन, फैट का निर्माण जो है ये किस में देखने को मिलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली ये एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल नाम जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में माइक्रोस्कोप का उपयोग करके जो कॉर्क का एक टुकड़ा होता है उसमें छोटी छोटी क्लासेस को देखा था और उसे उसने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया सर्वप्रथम, रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा। तो दोस्तों इतना डिस्कशन करने के बाद तो आपको क्लियर हो भी गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम क्या होता है। कोशिका के ऊर्जा उत्पादन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया और भोजन के ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये प्रोसेस जो होती है ये एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से होती है, जो कि कहाँ पर कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ये जो है कार्य नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे। तो भोजन का ऑक्सीकरण ही नहीं हो पाएगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी जो है उसका उत्पादन रुक जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, भोजन का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स आरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है ना ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। अब ये हेल्प किस तरीके से करता है, आरएनए जो होता है ना इसके 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है, सेल के किस अंग को प्रोटीन की आवश्यकता है इसकी मैसेजिंग करने का काम कौन करता है, एमआरएनए करता है। आरआरएनए की बात करें तो ये प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करता है और ये सबसे छोटा आरएनए होता है आरआरएनए। टीआरएनए की बात करें तो जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो गया है उसको एक प्रॉपर प्लेस तक ले जाने और लाने का काम करता है टीआरएनए। तो इस तरीके से आरएनए जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी सेल कौन सी होती है। तो शुक्राणु जो स्पर्म होता है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी सेल होती है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होता है। इसका काम क्या होता है, फीमेल एग को फर्टिलाइज करना। स्पर्म की अगर हम लंबाई की बात करें तो 5 माइक्रोमीटर के आसपास होती है और शरीर की ये सबसे छोटी सेल होती है। इसका आकार छोटा होता है और मोटाइल होता है जो कि इसे एग तक पहुंचने और उसे फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी सेल जो होती है वो कौन सी होती है, मेल स्पर्म, शुक्राणु। सी आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में भी पूछा गया था क्वेश्चन ये, क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रोमोसोम क्या होती है फ्रेंड्स, जीन होती है। देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। डीएनए में फ्रेंड्स अगर आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे
यहाँ पर हमको अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एक विशिष्ट खंड मतलब सेगमेंट जो होता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को वहन करता है, स्टोर करके रखता है, उसे ही क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। और ये क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, जीन होती है। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में किसका डीएनए पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सेल के न्यूक्लियस में ही सिर्फ डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो मुख्यतः मदर मतलब माता से विरासत में प्राप्त होता है। इसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं। और ये डीएनए जो है केवल एक के थ्रू ही संतानों में ट्रांसफर होता है। जब एक स्पर्म जो होता है एक को फर्टिलाइज करता है, तब केवल स्पर्म का जो न्यूक्लियस वाला हिस्सा होता है वही एग में इंटर कर पाता है। स्पर्म का जो टेल वाला हिस्सा होता है, पूंछ वाला हिस्सा होता है, और अन्य भाग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एग के बाहर ही रह जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए फर्टिलाइजेशन के दौरान एग और स्पर्म जब मिलते हैं तब केवल एग में मौजूद माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वही अगली पीढ़ी में जा पाता है। इसीलिए हमको माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए देखने को मिलता है वो मदर का डीएनए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कोशिका का मैनेजर या फिर कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर, उसको मैनेजर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल जो है वो कहा जाता है, क्योंकि सेल की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कंट्रोल करने का काम जो करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल को भी स्टोर करने का काम जो करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस ही करता है। न्यूक्लियस के बिना सेल जो है वो अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर सकती है। इसीलिए कोशिका का मैनेजर किसे कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मियोसिस सेल डिवीजन के परिणाम स्वरूप कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो कितनी सेल का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, 4 सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है मियोसिस सेल डिवीजन, उसके दौरान एक सेल 2 बार विभाजित होती है, 2 बार डिवाइड होती है, जिससे कि 4 हेप्टाइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हर एक हेप्टाइड सेल में जो बेस सेल होती है उसके आधे क्रोमोसोम जो है वो पाए जाते हैं। और ये सेल डिवीजन जो होता है ना, ये प्रजनन कोशिकाओं के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि स्पर्म, एग, इन सेल्स के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मियोसिस सेल डिवीजन। ये 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। हमने डिस्कस किया था लेक्चर में, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप होती है जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है। और एक सेल के डिवीजन पर 4 कोशिकाओं का फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करती है? तो फ्रेंड्स, तो सेंट्रियोल जो है ये एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करती है। देखिए, प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो होता है ना वो उपस्थित नहीं होता है, किसी किसी प्लांट्स में उपस्थित होता है। जो उच्च पौधे होते हैं, बड़ी हाइट के जो पौधे होते हैं, उनमें सेंट्रियोल जो होता है ना वो उपस्थित नहीं होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, जो कि एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करता है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो राइबोसोम जो होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे ये सेल वाले टॉपिक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आया है तो वो तभी हो सकता है कि आपने सेल वाला टॉपिक अच्छे से ना पढ़ा हो। मैंने जो आपको साइंस वाला कोर्स प्रोवाइड करा है उसमें हर एक टॉपिक को मैंने इसी तरीके से समझाया है। और आजकल क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा डीप नॉलेज भी रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने साइंस का कोर्स लिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। अगर आप साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं, मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी मैंने इसी तरीके से उसके अंदर पढ़ाई है, कॉन्सेप्चुअली, एनिमेशन के थ्रू और ट्रिक के माध्यम से हमने उसको कंप्लीट किया है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको साइंस का कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी लेक्चर्स हम डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो अच्छा होगा कि आप उस कोर्स को ले ले और पहले से तैयारी करके एकदम बिल्कुल फ्री हो जाओ। तब आप टेस्ट लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।